चलो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस सॉल्व सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कल हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अलग तरीके से करने वाले हैं। चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो। अगेन टाइमर वाला प्रोसेस हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है इसमें, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें इसमें हमसे पूछी गई सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसमें करीबन आपसे टोटल 7 पैरामीटर्स पूछे गए हैं, तो 7 पैरामीटर्स को वन बाय वन करके हमें कैलकुलेट करना है। तो बाकी लोग जो अभी प्रेजेंट हो सेशन में वो लोग सेशन को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को अटेंड कर पाएँ और ये सारे क्वेश्चंस की करने का तरीका सीख पाएँ, ठीक है। चलो तो टाइमर आपका चल रहा है, आप बस 1 मिनट का टाइम ले लो क्वेश्चन को रीड आउट करने के लिए, ताकि जब आप क्वेश्चन रीड कर लो फिर मैं क्वेश्चन को वन बाय वन कराता हूँ और आपसे पूछता भी जाता हूँ कि क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में करना चाहिए, ठीक है। ओके, मैथ्स विल बी कंटिन्यूड आफ्टर दिवाली ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सो वंस आफ्टर दिवाली द मैथमेटिक्स विल बी इन कंटिन्यूएशन, ओके। सो आई होप एवरीवन हैज रेड द क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस बारे में क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा वो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर रहा है दैट दिस इज द जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड for the dominant mode propagating in an air filled rectangular waveguide in the z direction at 10 GHz। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है 10 GHz। जो डेटा दिया है वो डेटा हम लोग एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन कर रखी है विच इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन आपको मेंशन कर रखा है HZS का। तो जो एक्सप्रेशन मेंशन किया उसको भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आई होप ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो 10 cos 43.74 पाई एक्स ई टू द पावर माइनस जे बीटा जी जेड, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में दे रखा है, दिस इज गिवन इन द फेजर फॉर्मेट। कल एक क्वेश्चन हमने किया था वो आपका टाइम हार्मोनिक फॉर्मेट में दे रखा था, मतलब उसमें ई पावर जे ओमेगा टी वाला टर्म भी इंट्रोड्यूस कर रखा था। सो यस्टरडे आल्सो वी डिड अ क्वेश्चन इन विच योर एच वाज गिवन, बट दैट पर्टिकुलर एच वाज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टाइम हार्मोनिक फंक्शन। सो द पैरामीटर ऑफ एच कैन बी गिवन ईदर इन द फॉर्म ऑफ फेजर और इन द फॉर्म ऑफ हार्मोनिक। देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका फेजर वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा, इन ऑल दोस क्वेश्चंस द डेटा ऑफ द फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन टू यू सेपरेटली। इस बात को याद रखना हमेशा, जब भी ये फेजर फॉर्म में दिया होगा, whenever it is given in the form of phasor, the data of the frequency will always be given separately, and whenever it is given in the form of time harmonic part, मतलब अगर ये 10 cos this e to the power minus j बीटा बार की जगह वो कुछ ऐसा लिख देता cos ओमेगा टी माइनस बीटा जी जेड, उस केस में आपको ओमेगा का डेटा अलग से नहीं देगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ फ्रॉम वेयर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इन वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी गिवन द फील्ड इन विच टाइम टर्म इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, इन सम क्वेश्चंस द टाइम टर्म इज एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर। जब भी टाइम टर्म एलिमिनेट करेगा उस केस में फ्रीक्वेंसी का डेटा आपको अलग से देगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको याद हो जब हम लोग फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते थे तो वहाँ पे भी पहले हम लोग सारी कैलकुलेशन फेजर में करते थे, देन फ्रॉम द फेजर वी यूज टू जंप ऑन टू द टाइम हार्मोनिक पैरामीटर्स। सो होपफुली यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स हियर। चलो क्वेश्चन में साथ के साथ ये भी दे रखा है कि ये जो है ये आपका एक डोमिनेट मोड में ऑपरेट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से चेक करना चाहिए कि HZ कैसा है, नॉन जीरो। अगर HZ नॉन जीरो है तो डोमिनेंट मोड कौन सा होगा, TE10 है ना, क्योंकि अगर HZ नॉन जीरो है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है दैट दिस कुड हैव बीन TMN मोड। दिस कैन नेवर बी TM बिकॉज योर HZ इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो योर डोमिनेंट मोड विल बिकम TE10 मोड। अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द कट ऑफ वेव नंबर, द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ द गाइड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट अलोंग द गाइडेड एक्सिस ऑफ द वेव ट्रैवल। मतलब ये बीटा जी पूछ रहा है या बीटा बार पूछ रहा है, ठीक है। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी एंड द गाइडेड वेवलेंथ, यहाँ पे भी आपसे लैम्डा जी या लैम्डा बार पूछ रहा है। इतनी सारी चीज आपसे पूछ रहा है तो निकालते हैं। पहले तो कंपैरिजन करके देखते हैं क्या क्या डेटा हमारे काम का है। सो इन दिस क्वेश्चन योर HZS वाज गिवन एज 10 cos 43.74 pi x into cos 0 pi y into e to the power माइनस जे बीटा जी जेड, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको।
क्योंकि h के साथ हमेशा क्या आते हैं, दोनों c वाले टर्म्स आने चाहिए. सो वेन एवर h इज गिवन बोथ द c टर्म्स विल बी प्रेजेंट और बोथ द कॉस टर्म्स विल बी प्रेजेंट. HC वर्मा वाला जो शॉर्टकट हमने याद किया था, दैट शॉर्टकट शुड ऑलवेज वर्क हियर. अब इसको कंपेयर करते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन से. सो दिस विल बिकम h नॉट cos m pi by a into x into cos n pi by b into y e to the power minus j beta g z. आपको पता है क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉर द डोमिनेंट मोड TE10, विच मीन्स यहाँ पे m की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1, n की वैल्यू कितनी आएगी 0. सो फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट m pi by a इक्वल टू 43.74. a की m की वैल्यू 1 पुट कर दो तो a यहाँ से आपको मिलेगा pi by 43.74 and the value of a that you should get it from here is a की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलनी चाहिए that should be 2.2286 सेंटीमीटर. should be 2. एक बार ये कंफर्म कर लेना whether you are getting the same value of a or not. So you should get it as 2.2286 सेंटीमीटर. जो मेरे पास लिखा हुआ है आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा. तो एक बार चेक करके बताइए कि आर यू गेटिंग द सेम पैरामीटर फॉर दिस. यस, ओके. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस द सेम पैरामीटर फॉर स्मॉल ए विच इज 2.2286 सेंटीमीटर्स. सो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द रिमेनिंग पैरामीटर्स फॉर दिस मोड. अब देखो ये यहाँ पे एक तरीके से ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली, द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ द गाइड. सो व्हाट इज द ब्रॉडर डायमेंशन ऑफ द गाइड? इट विल ऑलवेज बी स्मॉल ए, क्योंकि आपने जब a ग्रेटर देन b माना तभी आपने इसको डोमिनेंट मोड कंसिडर किया. देन यू हैव कैलकुलेटेड, देन यू हैव कंपेयर्ड दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी. तो कंपेयर करने के बाद आपने एक्सप्रेशन निकाला और यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल भी रहा है. ठीक है, समझ आ गया सबको यहाँ तक? चलो, तो मेरे ख्याल से आप लोग यही समझ गए कि यहाँ पे हम लोगों ने a की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, विच इज कमिंग आउट टू बी 2.2286 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस कैलकुलेट द कट ऑफ वेव नंबर. सो व्हाट इज कट ऑफ वेव नंबर? वेव नंबर देखो क्या होता है. वेव नंबर का मतलब होता है कि जो भी आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, दैट द वैल्यू ऑफ बीटा इज कॉल्ड एज कट ऑफ वेव नंबर. सो व्हाट इज बीटा? यू नो दैट बीटा इज 2 पाई बाय लैम्डा. अगर आप कट ऑफ वेव नंबर निकालना चाहते हैं, विच मीन्स यू आर वांट टू कैलकुलेट बीटा सी, विच बिकम्स 2 पाई बाय लैम्डा सी. लैम्डा सी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लैम्डा सी का फॉर्मूला होता है 2a अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर. यहाँ से अगर हम लोग TE10 मोड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, सो फॉर TE10 मोड दिस लैम्डा बिकम्स 2a. ओके, और यू कैन राइट द वैल्यू एज 2 इंटू 2.2286 सेंटीमीटर्स. ये आ जाएगा आपका लैम्डा सी. उठा के यहाँ पे पुट कर दो. सो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 2 पाई अपॉन 2a और पाई बाई ए. चाहो तो पाई बाई ए की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो. द वैल्यू ऑफ पाई बाई ए इज नथिंग बट 43.74 रेडियन पर मीटर. देख लो इसको, अगर ये कैलकुलेशन आपको आ रही समझ में तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, चलो. सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन कि ये HZS हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया, यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ रही है. और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ बीटा सी क्वेश्चन में पूछा था. जो कट ऑफ वेव नंबर होता है उसका मतलब होता है आपको कैलकुलेट करना होता है बीटा सी. ठीक, चलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आते हैं. हाउ विल यू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज VP अपॉन 2a, VP अपॉन 2a अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर बाई b स्क्वायर. यहाँ पे भी हम लोग डोमिनेंट मोड लगाते हैं TE10. तो TE10 आपने लगाया, which means your FC is coming out to be VP upon 2a. अब देखते हैं इसके बीच में फिलिंग कैसे दे रखी है. क्वेश्चन में देखते हैं, कहीं पे भी उसने मेंशन नहीं कर रखा. मेंशन किया है दैट इट इज एयर फिल्ड वेव गाइड. तो जो एयर फिल्ड वेव गाइड्स होते हैं वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास आती है दैट योर VP विल बिकम इक्वल टू C. ठीक है, सो फॉर ऑल एयर फिल्ड वेव गाइड्स यू कैन डायरेक्टली राइट योर VP इज इक्वल टू C. पुट कर दो यहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा C बाय 2a और यू कैन राइट इट एज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2a. 2a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो FC जो यहाँ से आपको मिल रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 6.56 गीगाहर्ट्ज.
ठीक है, ये आप लोग वेरीफाई भी करते रहना। मेरे पास जो डेटा लिखा हुआ वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आ रहा है कितने लोगों का 6.56 गीगाहर्ट्ज आ गया? अगर आपका आ गया तो बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके फाइन। कहाँ पे पाई नहीं होना चाहिए? कहाँ पे पाई नहीं होना चाहिए? पाई बाई ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो ना, ये देखो लास्ट में यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई बाई ए, दैट इज बीटा सी इज कमिंग आउट टू बी 43.74 रेडियंस पर मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा आपसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब ये पूछ रहा है प्रोपगेशन कांस्टेंट along the direction of the wave travel, which means it is asking you about beta bar और beta g। तो ये आपसे बीटा जी या फिर बीटा बार के बारे में पूछ रहा है। सो हाउ टू कैलकुलेट बीटा जी और बीटा बार? यू नो दैट बीटा बार विल बिकम इक्वल टू बीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं आप? सो यू कैन कैलकुलेट द कॉस थीटा एज विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा विल बिकम एफ सी बाई एफ। एफ आई थिंक आपको 10 गीगाहर्ट्ज क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। यस, एफ सी अभी आपने निकाला। एफ सी इज कमिंग आउट टू बी 6.56। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.56 अपॉन 10। यहाँ से साइन थीटा आपको मिल गया। सो यू कैन कैलकुलेट कॉस थीटा फ्रॉम हियर, देन वैल्यू ऑफ बीटा विल बिकम 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा की जगह पे आप क्या लिख सकते थे? c इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो आप चाहते तो लैम्डा की जगह पे c बाई एफ पे लिख सकते थे। ओके तो ये हो जाता है डायरेक्टली ओमेगा अपॉन सी। ओमेगा की वैल्यू आप रख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 गीगा हर्ट्स विल बिकम 10 टू द पावर 10 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बिकम 2 पाई बाई 3 इंटू 100। यू हैव टू पुट द वैल्यूज देयर। 2 पाई बाई 3 इंटू 100 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा विल बिकम 1 माइनस 6.56 बाई 10 होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहीं से कैलकुलेट कर लो, बाद में यहाँ पे पुट कर देना, या फिर यहीं से डायरेक्टली फाइनल कैलकुलेशन कर लो, ये आपकी मर्जी। तो मेरे पास जो इसका आंसर लिखा हुआ है इट इज़ रिटन एज 158.06 पर मीटर। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 158.06 पर मीटर। एक बार ये आंसर भी आप चेक करिए और ये आंसर चेक करके बताइए आर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। चेक कर लो और बताओ आ रहा है सबका सेम आंसर? चलो तो मेरे ख्याल से यहाँ भी ये आंसर भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा और सेम आंसर आपको यहाँ से भी मिल रहा होगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो क्या ये 47.34 पाई आना चाहिए कंपैरिजन में? ओके तो ये 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे शायद। ठीक है कंपैरिजन में इसको लिख लेते हैं, तो फिर ये आंसर हो जाएगा 43.7 अगर पाई बाई ए कैलकुलेट करना है इंटू पाई, है ना? ये शायद बोल रहा था कोई, तो इसको करेक्ट कर लो। अगर कंपैरिजन में यहाँ पे एरर आ रही है, एम पाई बाई ए को 43.74 पाई हमें लिखना चाहिए था, मैंने शायद सिर्फ 43.74 लिखा था, इस वजह से यहाँ पे पाई वाला फैक्टर एक अपना छूट रहा था। तो ये वाली कैलकुलेशन जो आ जाएगी ये तो 1/43.74 आ जाएगी। उसके बाद शायद ये कैलकुलेशन यहाँ पे करेक्ट कर रखी है, और उसके बाद यहाँ पे जो 2 पाई बाई ए वाला फैक्टर था ये 43.74 पाई रेडियंस पर मीटर आ जाएगी। ठीक है तो इसको करेक्ट कर लेना आप। चलो ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एफसी भी आ गया, ये भी आ गया। अब देखते हैं और कौन सा पैरामीटर बचा हुआ है जो हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद देखो फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और गाइडेड वेवलेंथ, 3 चीजें और पूछ रहा है। तो फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? देखो फॉर्मूला तो आपने याद कर ही रखा था, फेज वेलोसिटी अलोंग द गाइडेड वॉल्स विल बिकम वीपी अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले लिख चुके हैं हम लोग। तो वीपी बार की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन कॉस थीटा, या फिर आप वीपी बार लिख सकते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास थी एंड यू कैन राइट इट एज 1 माइनस 6.56 बाई 10 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वीपी बार आपको मिलना चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी 3.975 इंटू 10 टू द पावर 8। 3.975 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये आंसर आना चाहिए फाइनली। नेक्स्ट देखो आपसे वीजी पूछा है, सो व्हाट विल बी वीजी बार? दिस बिकम्स वीपी कॉस थीटा। सो दिस वीजी बार बिकम्स फ्रॉम हियर सी कॉस थीटा, क्योंकि एयरफील्ड वेवगाइड आपको दे रखा था। सो दिस वीजी बार बिकम्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8
इंटू 1 माइनस 6.56 बाई 10 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगी वो आप निकाल सकते हैं, एंड द ग्रुप वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 2.264 इंटू 10⁸। आप ऐसे भी ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला Vp बार इंटू Vg बार इक्वल टू Vp स्क्वायर, या फिर आप चाहते तो Vp बार इंटू Vg बार इक्वल टू C स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि Vp यहाँ पे C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बिकॉज द वेवगाइड इज गिवन एज एयर फील्ड। तो ये तीनों कैलकुलेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन तीनों कैलकुलेशंस में से कोई भी एक कैलकुलेशन अगर आपको मिल जाती है तो बाकी की कैलकुलेशंस आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी समझ आए। अब देखते हैं और क्या पूछा है। तो फेज और ग्रुप भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। फाइनली आपसे पूछ रहा था गाइडेड वेवलेंथ। गाइडेड वेवलेंथ भी कैलकुलेट करते हैं। गाइडेड वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होगा? लैम्डा जी विल बिकम 2 पाई बाई बीटा जी। बीटा जी आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। बीटा जी की वैल्यू जो आ रही थी आपके पास, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 158.06। सो आई डिवाइड इट विथ 158.06 and from there the lambda g coming out to be 0.0397। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो अपने एंड पे, काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है। जस्ट आपको ये सारे के सारे फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन पता चल गया। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए, और कंपैरिजन वगैरह में वो गड़बड़ मत करना जो पाई वाला फैक्टर हम लोग मिस कर रहे थे। आई होप यू वुड नॉट हैव मिस्ड दीज पाई फैक्टर। तो एक बार आप मुझे बताना क्या ये पूरी कैलकुलेशन जो आपने की, एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर्स एक्सेप्ट इन द मे बी फर्स्ट पार्ट यू माइट बी गेटिंग डिफरेंट आंसर, क्योंकि यहाँ पे मैं पाई बाई कुछ लिख रहा था और आपका 1/43.74 आ रहा था, बट एक्सेप्ट दिस एवरी अदर आंसर शुड मैच फॉर एवरीवन, ठीक है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपको एक अलग आइडिया देगा और एक अलग तरीके से सारी चीजें बताएगा, ठीक है। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं यार, आप लैम्डा बार पहले निकाल लो, बीटा बार बाद में निकाल लो, जो भी उस टाइम पे स्ट्राइक कर जाए। मैंने अगेन बोला आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले की मदद से बार बार आपको कभी इधर कभी उधर के डेटास को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करिए, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली आप पढ़िए, 1 मिनट का टाइम ले लो, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन अब थोड़े 1-2 और लेयर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो पहले ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लो, फिर हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसके डायमेंशंस दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर ए की, बी की डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, एंड इट इज ऑपरेटेड बिलो 15.1 गीगाहर्ट्ज, विच मीन्स 15.1 गीगाहर्ट्ज इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है जो आप सप्लाई लगा के रखी है अपने वेवगाइड में। फिर आगे बोल रखा है हाउ मेनी टी एंड टीएम मोड्स कैन द वेवगाइड ट्रांसमिट इफ द गाइड इज फिल्ड विद अ मीडियम कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्मा 0, एप्सिलॉन 4, एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर इज 1, कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द मोड्स। तो ये क्वेश्चन वही वाला हो गया जो मैंने आपको बताया था कि एक घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो 10 रुपये लेके स्कूल चला जाता है, एक बच्चा है जो 20 रुपये लेके स्कूल चला जाता है। अगर आपने दोनों को 100 रुपये दे दिए तो बहुत ही आराम से दोनों बच्चे एक साथ स्कूल चले जाएंगे। मतलब एक सिंगल पेरेंट है जिनके पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि वो 10 रुपये लेने के बाद ही स्कूल जाएगा, दूसरे की रिक्वायरमेंट है कि वो 20 रुपये लेने के बाद ही स्कूल जाएगा। पेरेंट ने अगर 100 रुपये दे दिए दोनों को तो दोनों बहुत ही हंसी खुशी स्कूल पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट अगर घर में और भी बच्चे होते हैं जिनमें किसी को 30 रुपये की रिक्वायरमेंट है, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, अगर पेरेंट्स सबको 100 रुपये दे दें तो सारे के सारे बच्चे स्कूल जाने के लिए अपने आप गाइडेड हो जाएंगे या फिर घर से स्कूल की तरफ प्रोपगेट कर जाएंगे। तो सेम एनालॉजी यहाँ पे भी लगने वाली। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो देख लो, सपोज ये आपका वेव गाइड है, ठीक है, दिस इज योर वेव गाइड, और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं सप्लाई। ये सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 15.1 गीगाहर्ट्ज दे रखी है। ये है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। ये सप्लाई जब अंदर जाएगी तो अंदर बहुत सारे मोड्स या बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनाएंगे। तो
अंदर बहुत सारे EM फील्ड पैटर्न, ठीक है, और मोड्स बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। हर एक मोड अपने साथ क्या एसोसिएट करके चलते हैं, हर एक मोड की अपने पास एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो वो मोड एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपोगेट कर जाएगा अलॉन्ग द गाइडेड एक्सिस। तो हमें जज करना है कि कितने ऐसे मोड्स हैं जिनके पास जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट को ये सप्लाई वाली फ्रीक्वेंसी फुलफिल कर पा रही है। तो एक एक करके देखते हैं, पहले डेटा पिक कर लेते हैं क्या क्या डेटा दे रखा है। स्मॉल एक क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 2.5 सेंटीमीटर्स, ये स्मॉल ए मेंशन किया क्वेश्चन में, ठीक है। स्मॉल बी क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, लेट अस सी। स्मॉल बी इज मेंशन्ड एज 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज अदर डेटा विच इज गिवन टू यू, ये दे रखा है। मीडियम जो दे रखा है वो सिग्मा 0 दे रखा है। मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। सिग्मा 0, एप्सिलॉन इज गिवन एज 4 एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू इज गिवन एज म्यू नॉट, है ना, क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 दे रखी है तो मैंने डायरेक्टली म्यू लिख दिया। और कुछ डेटा, और तो कुछ दिया नहीं। तो सबसे पहले हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड टू कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अ सर्टेन सिस्टमैटिक अप्रोच शुड बी फॉलोड। सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला FC इज इक्वल टू VP अपॉन 2A अंडर रूट ऑफ M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर A स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग VP बाई 2A यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी VP बाई 2A, so the value of VP by 2A will become, this will become C upon under root mu r epsilon r into 1 by 2A, क्योंकि हर बार एयर फील्ड वेवगाइड तो नहीं मिलेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए मोस्टली क्वेश्चंस में एयर फील्ड वेवगाइड था, बट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। यहाँ पे वेवगाइड एयर फील्ड नहीं है बल्कि उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है। तो ये 3 × 10⁸ हो गया। दिस यू कैन कंपेयर विद epsilon r epsilon naught, so epsilon r becomes 1. This you can compare with mu naught, mu r will become 1. So this becomes under root of 4 into 1 into 1 upon 2A. What is A? 2.5 centimeters. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। So once you will do this calculation, VP by 2A should come out to be 3 into 10⁸ upon 2 into 2 into 2.5 सेंटीमीटर की वजह से ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 2.5 इंटू 4 कितना आपको मिलेगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 3 गीगाहर्ट्ज। फाइन, तो जस्ट मैंने VP बाई 2A की कैलकुलेशन करी और वो कैलकुलेशन मुझे दे रही 3 गीगाहर्ट्ज। सो आई विल पुट द वैल्यू देयर। सो दिस FC इज कमिंग आउट टू बी 3 गीगाहर्ट्ज अंडर रूट ऑफ M स्क्वायर plus N square. What is the ratio of A by B? So the ratio of A by B is coming out to be 2.5. So its square is coming out to be 6.25. ये अपने पास फाइनल एक्सप्रेशन है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो जो भी मोड्स, जितने भी मोड्स एग्जिस्टिंग मोड्स होंगे, फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग मोड्स दिस विल बी द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आई हैव रिटन इट हियर। अगर इसको थोड़ा सा और आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 अंडर रूट M स्क्वायर प्लस 6.25 N square and the unit of this quantity becomes gigahertz. तो ये आपका गीगाहर्ट्ज बन जाएगा फाइनली, ओके। चलो देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको कैलकुलेशन समझ आ गई? यहाँ तक तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ तक तो जस्ट हम लोगों ने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना सीखा। तो जब भी आपका जनरल क्वेश्चन है, इन एनी जनरल क्वेश्चन वेयर यू एक्चुअली वांट टू कंपेयर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट मोड, इट इज ऑलवेज बेटर to get a general formula of the cutoff frequency so that just you have to put the values of M and N and you can get the different values. तो चलो शुरू करते हैं। अब हमारे पास FC का जो फॉर्मूला है उसको मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। Let me write this formula for reference. So this cutoff frequency is coming out to be 3 under root M square plus 6.25 N square गीगाहर्ट्ज। ये आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं TE मोड्स की, ठीक है। तो TE में मैं सबसे पहले बात करता हूँ TE M0 की। अगर मैं TE M0 की बात करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे TM तो नहीं आएगा, क्योंकि आप जब भी मोड्स को चेक करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक TE M0, देन यू शुड चेक TE 0N, देन यू शुड चेक TE एंड TM MN। तो TE और TM MN को एक साथ हमेशा चेक करते हैं। यहाँ पे तो TM आ नहीं सकता बिकॉज TM M0 विल ऑलवेज बी नॉन एग्जिस्टिंग मोड। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, यू शुड गो फॉर दिस TE
m0. So once you will go for this TEM0, the cutoff frequency will become 3m. दिख रहा है, n की जगह पे 0 पुट कर दिया, m की जगह पे m पुट कर दिया, दैट टू 3m गीगाहर्ट्ज. अब देखते हैं यहाँ से वन बाय वन चेक करिए. अगर मैं बात करूँ यहाँ से TE10 मोड की, अगर मैं यहाँ से बात करूँ TE10 मोड की, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 गीगाहर्ट्ज. अब देखो यहाँ पे वो वाली एनालॉजी आप फिट के उठाने की कोशिश करो. इस मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट है 3 गीगाहर्ट्ज. आप लगा कितनी रहो, 15.1 गीगाहर्ट्ज. सो द मोड विच इज प्रेजेंट हियर, विच इज TE01 या 10, इसकी रिक्वायरमेंट है 3 गीगाहर्ट्ज. आप दे रहे हो 15.1, तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सक्सेसफुली आपका प्रोपोगेट कर जाएगा या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस कर जाएगा. सो दिस इज द प्रोपोगेटिंग मोड, FC of this mode. Again, let me calculate it for TE20. So what happens for TE20? This becomes 6 GHz. ये वाला मोड भी प्रोपोगेट कर जाएगा. TE30 की रिक्वायरमेंट चेक करते हैं. It will associate itself with 9 GHz. मतलब इस मोड को प्रोपोगेट करने के लिए कम से कम 9 GHz की या उससे 9.1 GHz की सप्लाई होनी चाहिए. तो 9 GHz की जगह पे 15.1 GHz की सप्लाई है. This will also propagate. What about TE40? This becomes 12 GHz. This will also propagate. What about TE50? So TE50 becomes FC equal to 15 GHz. ये देखो बिल्कुल बाउंड्री पे है. इसकी रिक्वायरमेंट है 15 GHz एंड यू आर अप्लाइंग 15.1 GHz. इसका मतलब ये TE50 वाला मोड भी आपका क्या कर जाएगा, प्रोपोगेशन एक्सेस के लॉन्ग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे प्रोपोगेट कर जाएगा. ठीक है, ये भी हमारे पास आ गया. What about TE60? If you go for TE60, then this will become 18 GHz. तो आपको मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इस मोड को आप क्या बोलेंगे. विल इट बी प्रोपोगेटिंग मोड, विल इट बी नॉन एग्जिस्टिंग मोड, और विल इट बी इवैनिसेंट मोड. इसको आप क्या बोलना चाहेंगे. तो बहुत सोच समझ के और क्लियरली आंसर बताना. इज इट नॉन एग्जिस्टिंग मोड और इज इट इवैनिसेंट मोड. तो अगर आप बहुत केयरफुली इसको देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये मोड जो है एग्जिस्ट तो कर रहा है. नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब सारी की सारी फील्ड वैनिश हो जानी चाहिए. फॉर TE60 fields would not be vanishing or the fields will not be going to zero. The field will be existing, but these fields are not getting the proper excitation. So you can say that this TE60 comes under the category of evanescent modes. TE70, TE80, TE90, all these modes will be coming under the category of evanescent modes. तो वो modes जो exist तो करते हैं but अभी मौके पे ये propagate नहीं कर पा रहे हैं because they are not getting the certain or the enough excitation to move themselves from one place to another place. तो आप यहां से कंक्लूजन क्या दे सकते हैं TEM0 वाले में. TEM0 में फॉर ये आपके प्रोपोगेटिंग मोड है, ये आपके इवैनिसेंट मोड्स है. प्रोपोगेटिंग modes and these are evanescent modes. समझ आया ना. तो बड़ा ही क्रूशियल यहाँ पे डिस्कशन ये हुआ कि कौन सा मोड इवैनिसेंट हुआ, कौन सा मोड प्रोपोगेटिंग हुआ. अब नेक्स्ट पे आते हैं. TEM0 को आपने कवर कर लिया. नाउ इट इज टाइम टू कवर TE0N. सो फॉर TE0N कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बिकम, देखो ये 0 हो जाएगा, ये n 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, this will become 7.5 times n. देखते हैं यहाँ पे भी. If I calculate for TE01, the cutoff frequency requirement is 7.5 GHz, which is well and good. Supply की frequency इससे ज़्यादा है. For TE02, cutoff frequency is coming out to be 15 GHz. Supply की frequency इससे ज़्यादा है. What about TE03? So for TE03, this cutoff frequency becomes 22.5 GHz, which is not met by the supply frequency. इसकी requirement है कि इसको 22.5 GHz चाहिए, but the supply frequency is possessing only 15.1 GHz. So from there, what you can conclude? You can conclude that for TE0N 1 to 2 will be propagating mode. This will be propagating mode. और फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल बी द इवैनिसेंट मोड्स. तो ये मोड एग्जिस्ट तो करेंगे
बट प्रोपागेट नहीं कर पाएंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. सो दे विल बी एग्जिस्टिंग मोड्स बट दे विल नॉट बी योर प्रोपागेटिंग मोड. आर यू गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर केस? तो ये दो केसेस अपने हो गए, है ना. ये मैं सिस्टमैटिक अप्रोच बता रहा हूँ. जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मोड्स काउंट करने हो, सो यू शुड स्टार्ट लाइक दैट. टी एम जीरो से पहले सारे के सारे मोड्स निकालो, फिर टी जीरो एन पे आइए, फिर आप आइए टी और टी एम के कॉम्बिनेशन पे. सो द नेक्स्ट इज टी ई एम एन और टी एम एम एन. ठीक है, क्योंकि अब टी और टी एम में जितने भी वैल्यूज आप पुट करेंगे, ऑल द वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेम. So for that the formula remains in this format: m square plus n square 6.25 and obviously the unit is coming out to be gigahertz. ये हमारे पास प्रेजेंट है. अब इसमें देखो आप कैसे प्रोसीड करते हैं. देखिए ज़रा वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे भी अब आप फिर से वही काम आपको करना पड़ेगा. यू विल फिक्स दिस थिंग. ठीक है, ये m1 कर लो या टी एम एम वन कर लो, बात तो सेम ही हो जाएगी अभी. क्योंकि अब यहाँ पे m और m जो आप स्टार्ट करेंगे, इट विल नेवर बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, इट विल ऑलवेज बी स्टार्टेड फ्रॉम वन. वाई? बिकॉज क्योंकि जीरो वाले तो वेरिएशन आपने ऑलरेडी कवर कर लिए. तो मैं टी एम एम वन या टी एम एम वन की बात करूँ, दोनों में हमारे लिए सेम होगा. यहाँ पे अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी, यू कैन अप्लाई द रिस्ट्रिक्शन दैट m एंड n बोथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. नन ऑफ देम कैन बी जीरो. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू वन पुट कर देता हूँ n की, सो दिस विल बिकम 3 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 6.25 गीगाहर्ट्ज़. फिर से वही शुरू हो जाओ, वैल्यूज़ कैलकुलेट करना. ये एक प्रोसीजर है, इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं. तो ये TE11 और TM11, इनके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? TE21 और TM21. ये जस्ट आपको पुट करते जाना है यहाँ पे. ठीक है, m की वैल्यूज़ पुट करते जाइए, आंसर कैलकुलेट करते रहिए. तो ये वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ. इट इज़ कमिंग आउट टू बी 8.078 gigahertz. Okay, this value you will calculate, it will come out to be 9.6 gigahertz. ये आप चेक करते रहिएगा. ठीक है, मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. TM31 की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है 11 पॉइंट कुछ आनी चाहिए इसकी, 11.72 गीगाहर्ट्ज़. 11.72 gigahertz. Then you will come for T341 और TM41. m की जगह पे जस्ट 4 पुट करो, ये आपको मिलेगा 14.4 गीगाहर्ट्ज़. 14.4 गीगाहर्ट्ज़. और अगर आप T51 पे चले जाएंगे या TM51 पे चले जाओगे, तो आई थिंक ये आपको मिलना चाहिए कुछ 15.3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास. ठीक है, अब इसमें भी देखो कौन कौन से मोड्स की जो फ्रीक्वेंसी है. ये दोनों TE-TM में अगर आप 4.1 तक जाएंगे ना, सो दीज विल बी योर प्रोपगेटिंग मोड्स. नाउ ऑनवर्ड्स दीज मोड्स विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इवैनिसेंट मोड्स. तो ये आपका इवैनिसेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा. अच्छा, इन दोनों मोड्स को आप क्या बोलेंगे आपस में? दीज टू मोड्स विल बी कॉल्ड एज डीजेनरेट मोड्स. द मोड्स हैविंग सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज डीजेनरेट मोड्स. तो अगर इस पर पूछा जाता आपसे how many degenerate modes are there as of now, so you will say there are 8 degenerate modes as of now. आगे देखते हैं और कौन कौन से मोड्स आ सकते हैं, वो तो वन बाय वन हमें चेक करते ही रहना. ठीक है, तो चलो हमने TE-M1 और TE-M2 देख लिया. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे. ये जर्नी आपको ऐसे ही बढ़ाते रहना. फिर TE-M2 पे चले जाओ या फिर TM-M2 पे चले जाओ, दोनों के लिए तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा. सो दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे m की जगह पे अगर आपने 2 पुट कर दिया तो ये 6.25 इंटू 4 हो जाएगा. इंटू 4 का मतलब ये खुद 25 हो जाएगा. सो दिस विल बिकम गीगा हर्ट्ज. चेक करके देखते हैं. सो अगेन आई चेक इट फॉर TE12, क्योंकि जीरो तो रख ही नहीं सकते, जीरो वाला तो हमेशा अलग से डील करना होता है. TE-TM को जब भी आप साथ में रखोगे, यू कैन नॉट स्टार्ट विद जीरो. तो ये आपको मिलेगा 3 अंडर रूट 1 प्लस 25. और इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, आई थिंक दिट शुड कम आउट टू बी 15.1 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा शायद, है ना.
तो ये आपका ग्रेटर देन 15.1 दिख भी रहा है यहाँ से, 26 अंडर रूट आप कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 15.1 गीगाहर्ट्ज़। एक बार इसको चेक कर लो और एक बार कंफर्म करो, ठीक है। तो आई थिंक इन दोनों में से इस वाले मोड पे जब हम लोग चलने की कोशिश कर रहे थे तो इसमें सारे के सारे मोड से इवैनिसेंट होगा इस कैटेगरी में, जिसमें हम TE-M2 और TM-M2 के साथ स्टार्ट करना चाहते थे दोनों के कॉम्बिनेशन को। तो यहाँ से TE-12 और TM-12 में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रही है इट सेल्फ इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 15.1 गीगाहर्ट्ज़। तो ये दोनों ही कैसे मोड्स हो गए आपके, इवैनिसेंट हो गए, इवैनिसेंट, ठीक है। अब मतलब इस कैटेगरी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो कब तक आप कैटेगरी को आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब ये M1 में आपने चेक कर लिया, फिर M2 में चेक कर लिया, अगर वहाँ पे भी कुछ आ जाते हैं फिर M3 में चेक करते हैं, M4 में चेक करते हैं, तब तक चेक करते जाते हैं जब तक पहली ही कैलकुलेशन आपकी इवैनिसेंट मोड ना दे दे। यहाँ पे जो फर्स्ट कैलकुलेशन थी TE-12 और TM-12 इसने इवैनिसेंट मोड्स दे दिया, देन यू विल स्टॉप दिस कैटेगरी। अब फिर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अब कौन सी कैटेगरी की तरफ बढ़ा जाए, फिर से TE-MN TM-MN, ठीक है। n को तो हम लोगों ने 1 रख के कैलकुलेशन कर ली जो भी करनी थी, अब हम कैलकुलेशन करते हैं m को 1 रख के, ठीक है। यहां से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलेगी, यू विल गेट इट एज 1 + 6.25 n²। चेक करते हैं यहाँ से क्या क्या मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फॉर, अब देखो n1 तो पुट कर ही चुके हो, तो सीधे 1-2 से स्टार्ट करो। अब देखो ये 1-2 वाला भी तो सेम कैलकुलेशन आपका मिल गया। सो इफ यू राइट हियर 1-2, अगेन यू विल गेट दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी इवैनिसेंट, ठीक है। तो इसमें भी आगे जाने की जरूरत नहीं, 1-3 पे आप जाओगे, 1-2 वाला अगर आपका फेल हो गया तो ऑब्वियसली 1-3 वाले भी आपके सारे के सारे फेल होते चले जाएंगे। बाय द सिमिलर लॉजिक यहाँ पे भी अगर आप m की वैल्यू 1 रख रहे हो, फिर m की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द 6.5 गीगाहर्ट्ज़। तो टोटल जरा चेक करो कि कितने मोड्स आपने कैलकुलेट किए और कितने मोड्स को हम लोग प्रोपेगेटिंग मोड्स की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो 5 तो यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे आ गए, 7 और 3 यहाँ पे आने चाहिए, 7 और यहाँ पे कितने आ गए, 4। तो टोटल अपने पास कितने प्रोपेगेटिंग मोड्स हैं वो हम लोग चेक करते हैं। देखिए इनको हम क्या करते हैं, एक सिमिलर एक्सेस पे बनाने की भी कोशिश करते हैं, दैट हाउ मेनी मोड्स आर वी गेटिंग विच आर एक्चुअली प्रोपेगेटिंग इन नेचर। तो इनको हम लोग चेक करते हैं। तो पहले ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दो, क्या ये प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया कि सिस्टमैटिकली आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। ओके, नोट्स यार ऑलरेडी नोशन पेज पे अपडेटेड है यार, तुम लोगों को कैसे बताया जाए, ऑलरेडी नोशन पेज पे जाओ, नोशन पेज का लिंक डेली शेयर किया जाता है, नोशन पेज पे जाइए, वहाँ पे सारे के सारे PDFs लिंक सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू गो एंड फॉलो द नोशन पेज। तो पहले एक बार ये प्रोसीजर बताना कि इफ़ एवरीवन इज फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर हम लोग इसके आगे वाला जो मेथड है उसको हम लोग लिखते हैं एक जगह पे और सारे के सारे मोड्स को एक जगह पे कंबाइन करते हैं, ठीक है। चेक कर लो इसको, कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछो, फिर हम लोग नेक्स्ट मोड की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ गया ना सबको, ठीक है। तो चलो टोटल काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने मोड्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए। तो अगर आप टोटल मोड्स देखेंगे तो 3 यहाँ पे थे, आई थिंक 2 यहाँ पे थे और 8 आई होप यहाँ पे थे। टोटल 15 मोड्स आपको यहाँ पे दिखने चाहिए। 15 मोड्स विल बी प्रोपेगेटिंग इन नेचर। अब अगर इनका ऑर्डर बनाना हो फ्रीक्वेंसीज का, तो फ्रीक्वेंसीज का भी एक ऑर्डर बना के चेक करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर दैट वी विल बी गेटिंग, ठीक है। तो वो ऑर्डर जो हम लोग बनाते हैं वो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, 3 6 9 12 15। ये तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं कि इनको कौन कौन सी जगह पे रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ हो गया। तो मैं पहले 3 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसीज को बना देता हूँ। ये 3 वाली हो गई, 6 9 12 15, ठीक है। इनको मैंने बना दिया, इनके नाम भी लिख देते हैं, TE10 TE20
देखो ये भी एक तरीके से एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन था, इसमें भी कोई ज़्यादा कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा था, चीज़ें थोड़ा सा आप सिस्टमैटिक करते, उनको ऑर्गेनाइज करते तो आपको ये सारे के सारे मोड्स मिल जाते। तो मैंने जैसा बताया वैसा ही करना। इन द फर्स्ट स्टेप ऑलवेज ट्राई टू गेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन द सेकेंड स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट TE-M0 और TE-0N, पहले उनको अलग से कैलकुलेट कर लो। फिर आप TE-TM के MN वाले मोड पे हो और उसमें M को फिक्स कर लो, N को एक बार सारी वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाओ, उसके बाद एक बार N को फिक्स कर लो और M की वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाओ। हमेशा अपनी कैलकुलेशन वहाँ पे स्टॉप कर देना जहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट इंडेक्स पे ही, फर्स्ट M और N की वैल्यू पे ही इनवैलिड फ्रीक्वेंसीज आने लगे, वहाँ पे कैलकुलेशन आप स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं 3, 6, 9, 12, 15, इट इज़ गीगाहर्ट्ज़। ये गीगाहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बाकी देखते हैं, ये तो हो गया। अब इस पे आते हैं, इस पे TE-01, TE-02, 7.5, 15। देखो ये डायग्राम बनाने से ना बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, कितने डीजेनरेट मोड्स हैं एंड ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है एंड सो। ठीक है, तो ये TE-02 और TE-50 की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, मतलब ये भी डीजेनरेट मोड्स हो गए। आगे आते हैं, इस पे कुछ 8 के आसपास, 9.5 के आसपास, 8.07, 9.6, 11.72। 8.07 तो यहाँ पे लिख देते हैं, 7.5 हो गया ना, और ये तो 15 हो गया। अब जो TM वाले मोड्स हैं ना, पहले उसको नीचे बना लेते हैं, बाद में उसको कॉम्पनसेट कर देंगे हम लोग। एक तो ये आ गया, एक 9 के आसपास आ गया, एक 11 के आसपास आ गया, एक और देखते हैं 14.4, तो ये करीबन यहाँ के आसपास आ जाएगा। तो देखो जो TM वाले मोड्स हैं ना, वो मैंने नीचे बना रखे हैं। ये मैंने TM-11, TM-21, TM-31, TM-4, इसके काउंटर पार्ट को जस्ट ऑपोजिटली मैं ऊपर बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे TE मोड्स भी प्रेजेंट है ना। ये आपका हो गया TE-11, दिस इज TE-31, दिस इज TE-21 एंड दिस इज TE-4। ठीक है, अब अगर आप एक ऐसा डायग्राम बना लेते हो ना, या उनको एक सेम एक्सिस पे अगर आप शो कर देते हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सारी चीज़ें मतलब अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे दैट हाउ मेनी TE मोड्स आर देयर, सो यू विल काउंट द TE मोड्स जो भी इसके ऊपर TE बना रखा, काउंट कर लो कितने, 1, 2, 3, 4, टोटल आपको 11 मोड्स दिखने चाहिए TE वाले। सो देयर विल बी 11 TE प्रोपगेटिंग मोड्स, है ना, ये मोड्स आपके प्रोपगेट करेंगे। हाउ मेनी TM मोड्स आर देयर, 4 TM मोड्स आर देयर। पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा अगर पूछा जाता हाउ मेनी डीजेनरेट मोड्स आर प्रेजेंट देयर, तो डीजेनरेट मोड काउंट करने के लिए आप देखते हैं TE-11, TM-11, TE-2, TM-21, TE-31, TM-31, TE-41, TM-41, ये तो 4 हो गए डीजेनरेट मोड्स। एक पांचवा जो हमसे मिस होता वो ये वाला था। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डीजेनरेट मोड? द डेफिनेशन ऑफ द डीजेनरेट मोड्स आर दोज मोड्स विच आर हैविंग द सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इवेंचुअली दिस इज ऑल्सो हैविंग द सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जनरली हमसे मिस होता, तो ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक आपका सेम डेटा देगा और पूछेगा हाउ मेनी डीजेनरेट मोड्स आर देयर, तो आप आंसर टिक करके आएंगे 4, जबकि असलियत में आंसर कितना रहेगा आपका 5। देयर विल बी 5 डीजेनरेट मोड्स बिकॉज दीज 5 मोड्स आर हैविंग सेम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ डीजेनरेट मोड्स, नंबर ऑफ डीजेनरेट मोड्स, तो कितने डीजेनरेट मोड्स हो जाएंगे, 5। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता था, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता था ऑर्डर ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑर्डर बनाने का मन है तो बना लो। TE-10 will be less than TE-20, will be less than TE-0, will be less than TE-11 equal to TM-11। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ही पूछा गया ये क्वेश्चन, जिसमें आपका एक ऑर्डर पूछा था
TM21 लेस देन TE31 TM31। ये बिल्कुल ऑर्डर लिखा हुआ है ना, जैसे जस्ट उसी को आप फॉलो कर लीजिए। ऐसे एक ऑप्शन दिया रहेगा TE40 लेस देन TE41 इक्वल टू TM41 लेस देन TE50 इक्वल टू TE02। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से एक बीच का कोई हिस्सा दे सकता है, पूरी की पूरी इनइक्वालिटी दे सकता है, लास्ट की इनइक्वालिटी दे सकता है, कुछ भी इनमें से बीच का एक सेगमेंट उठा के 4 ऑप्शन बना सकता है। तो इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस भी बन सकते थे, एक से ज़्यादा ऑप्शंस वो दे सकता था ऐसे, जो आपस में शायद सही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आइडिया इस क्वेश्चन के बिहाइंड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स काउंट करने हो, जहाँ पे मोड्स की फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर काउंट करना हो, जहाँ पे आपका डोमिनेट मोड्स फाइंड आउट करने हो, जहाँ पे आपके डीजेनरेट मोड्स फाइंड आउट करने हो, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर to calculate the cutoff frequency in the general manner, then initially rule out TE0M and TE-N0. So if you rule out these two modes, after that you can go for the combination of both TE and TM, and in that also try to make a sequence. एक बार M को फिक्स कर लो और N को 1 2 3 4 5 करते चले जाओ। एक बार आप N को फिक्स कर लीजिए और M को 1 2 3 4 5 करते चले जाइए। So in this systematic manner you will be able to judge how many frequencies are present in the given system. ठीक है, तो चलो इस सेशन में इतना ही। अभी और भी न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग 8:15 वाले सेशन में करते हैं। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.